अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ सीरीज़ के तहत हम द इस्लामिक लॉ ऑफ मैरिज कवर कर रहे हैं। आज का थीम है टाइप्स ऑफ मैरिज, यानी निकाह की किस्में। निकाह की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। ये डिपेंड करता है निकाह के कुछ रूल्स पर और निकाह के नताइज पर। वो 3 बुनियादी किस्में यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं। पहला है नल एंड वॉइड मैरिज, जिसको निकाह बातिल कहते हैं। दूसरा है इनवैलिड मैरिज, यानी निकाह फासिद। और तीसरा है वैलिड मैरिज, यानी निकाह सही। इनकी तफसील हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं नल एंड वॉइड मैरिज पर, यानी निकाह बातिल। ये ऐसा निकाह है जो सरे से मुनक़िद ही नहीं होता, कंडक्ट ही नहीं होता। मैरिज विच हैज नॉट एट ऑल अकर्ड एज पर द इस्लामिक लॉ इज टर्म्ड एज नल एंड वॉइड, यानी निकाह बातिल। इस्लामी कानून के तहत जो निकाह सरे से मुनक़िद ही नहीं हुआ उसको निकाह बातिल कहते हैं, यानी नल एंड वॉइड। If a party who is supposed to propose and a party who is supposed to accept are not fulfilling the necessary criteria, then the marriage has not taken place. यानी जिस फरीक को प्रपोज करना था निकाह या मैरिज, और जिस फरीक को एक्सेप्ट करना था यानी कबूल करना था, ये दोनों फरीक या इनमें से कोई एक भी इस्लामी कवानीन के मुताबिक अहम शराइत अगर पूरे ना करता हो या ना करते हों, तब ये निकाह बिल्कुल ही मुनक़िद नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, इफ एन इन्फेंट और एन इंसेन प्रपोजेस और एक्सेप्ट देयर इज नो मैरिज। इन्हें मिसाल के तौर पर कोई छोटा बच्चा या बच्ची या कोई पागल लड़का या लड़की मैरिज प्रपोज करता है या मैरिज एक्सेप्ट करती है, तो ये निकाह सरे से मुनक़िद ही नहीं होगा। If either a man or a woman is an apostate, or if a man is a non-Muslim and a woman is a Muslim, then the marriage is null and void. यानी अगर आदमी या औरत दोनों में से एक भी मुर्तद हो और किसी मुसलमान से निकाह करना चाहे तो निकाह नल एंड वॉइड है, यानी सरे से मुनक़िद ही नहीं होगा। इस तरह से अगर कोई आदमी गैर मुस्लिम है और कोई मुसलमान औरत उससे निकाह करना चाहे तो भी निकाह मुनक़िद नहीं होगा, यानी निकाह नल एंड वॉइड कहलाएगा, निकाह बातिल कहलाएगा। निकाह बातिल की मजीद तफसील यहाँ देखते हैं। इफ अ मैन ट्राइज टू मैरी अ वुमन हु इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू वन और मोर ऑफ दीज रीजंस, द मैरिज इज नल एंड वॉइड। यानी कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो निकाह के सिलसिले में हुर्मत के रिश्ते कहलाते हैं, उनसे निकाह जायज़ नहीं। इसकी तफसील हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसकी यहाँ पर समरी दी गई है। ऐसे रिश्ते जो कंसैंजिनिटी के कहलाते हैं, यानी नस्बी क़राबत, जैसा कोई औरत है उन्हें अपने बेटे से, बाप से, भाई से निकाह नहीं कर सकती क्योंकि नस्बी ताल्लुक़ है, एक ही लीनिएज के है। उसी तरह से एफिलिएशन एंड एफिनिटी वाला रिश्ता, जिसको हम मुसाहरत भी कहते हैं, ससुराली क़राबत भी कहते हैं, यानी आदमी अपनी सास से निकाह नहीं कर सकता, औरत अपने ससुर से निकाह नहीं कर सकती। और एक है फोस्टरेज, यानी रज़ाअत वाला रिश्ता। कोई खातून किसी लड़के को उसके बचपन में दूध पिलाती है, यानी अगर वो 2.5 साल से छोटा हो और एक खातून का दूध पीता हो, रज़ाअत का रिश्ता उससे कायम हो जाएगा और वो लड़का उस खातून से या उसकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता। इस तरह की तफसील हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये रिश्ते निकाह के लिए हराम हैं, लेकिन अगर कोई इनसे निकाह करता है तो निकाह नल एंड वॉइड होता है, यानी निकाह बातिल कहलाता है। वाइफ ऑफ अनदर मैन, यानी कोई लड़का किसी दूसरे आदमी की बीवी से निकाह करता है तब भी निकाह सरे से मुनक़िद ही नहीं होगा। ऑब्जर्विंग प्रोबेशन पीरियड ऑफ प्रीवियस हस्बैंड, यानी कोई औरत अपने पहले शौहर की इद्दत में है, चाहे वो तलाक के सबब हो या चाहे वो बेवा हो जाने के सबब हो, लेकिन अगर वो इद्दत के दिन गुजार रही है तो किसी दूसरे आदमी से निकाह नहीं कर सकती। ऑब्जर्विंग प्रोबेशन पीरियड, यानी इद्दत ऑफ एन इर्रेवोकेबल तलाक, यानी तलाक बाइन। कोई औरत ऐसी तलाक की इद्दत में हो जो तलाक बाइन है, जिसमें रुजू नहीं किया जा सकता, वैसी इद्दत में भी कोई दूसरा आदमी उस औरत से निकाह नहीं कर सकता। महरम ऑफ द एग्जिस्टिंग वाइफ, यानी मौजूदा बीवी की महरम औरत से भी आदमी निकाह नहीं कर सकता, यानी मिसाल के तौर पर उसकी बहन हो, उसकी फूफी हो, उसकी खाला हो, तो बैक वक्त अपनी बीवी के साथ उन ख़वातीन को ये आदमी रिश्ते में नहीं रख सकता। महरम का रिश्ता समझने के लिए इमेजिन करें कि दोनों में से कोई एक मर्द हो और उस सिचुएशन में अगर दोनों के बीच निकाह का रिश्ता हराम होता है तो कहेंगे कि वो दोनों आपस में महरम हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2 बहनें हैं,
اگر ہم ان میں سے ایک کو آدمی کنسیڈر کریں تو بھائی بہن ہو جائیں گے، ان کے بیچ رشتہ حرام ہے، تو وہ دونوں محرم ہیں، لہٰذا کسی بھی آدمی کے نکاح میں وہ دو عورتیں بیک وقت نہیں رہ سکتی۔ فوکس کرتے ہیں انویلڈ میرج پر، جس کو نکاح فاسد کہا جاتا ہے۔ دی انویلڈ میرج یعنی نکاح فاسد از نیدر ویلڈ ناٹ نل اینڈ وائڈ، یعنی نکاح فاسد ایک ایسا نکاح ہے جو نہ پوری طرح سے صحیح ہے، اس کو نکاح صحیح میں بھی نہیں شمار کر سکتے، نہ ہی پوری طرح باطل ہے، بلکہ یہ دونوں کے درمیان اس کا درجہ ہے۔ دیکھیں سبجیکٹ ایکسپرٹ سے that the invalid marriage is the one on which اہل سنت الجماعت does not agree to be valid، یعنی نکاح فاسد ایک ایسا نکاح ہے جس کے سلسلے میں اہل سنت الجماعت کا یہ قول ہے کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہو سکتا۔ Other than the null and void marriage, all types of marriages which do not fall under the category of valid marriages are considered invalid، یعنی اگر ہم نکاح کے اقسام لکھیں تو نکاح باطل کے علاوہ جتنے بھی نکاح ویلڈ میرج یعنی نکاح صحیح میں شمار نہیں ہوتے وہ نکاح فاسد یعنی انویلڈ میرج میں شمار ہوں گے۔ مثال کے طور پر میرج وداؤٹ وٹنسز، نکاح تو ہوا ایک مسلمان آدمی اور عورت کے بیچ لیکن گواہان موجود نہیں، گواہوں کے سلسلے میں جو شرائط ہیں اگر وہ پورے نہ ہوئے ہوں تو یہ نکاح فاسد کہلائے گا۔ Marriage with the ascendants and descendants of a woman who is touched with the desire etc. are considered invalid، یعنی اگر آدمی کوئی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں یا اس کی بیٹی کو اس نے زنا کی نیت سے اگر ہاتھ لگایا ہے تو اس عورت سے نکاح کرنا نکاح فاسد کہلاتا ہے۔ If before consummation of invalid marriage the marriage tie is broken then the proof of race, inheritance and other marital matters are not concerned، یعنی اگر نکاح فاسد ہو چکا لیکن خلوت صحیحہ سے پہلے یعنی وہ میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہنے سے پہلے اگر نکاح ٹوٹتا ہے کسی وجہ سے تو اولاد کے نسل کے قائم ہونے کا سوال نہیں اٹھتا، نہ ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے میراث کے حقدار ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی میرٹل ایشوز فردر ارائز ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر نکاح فاسد یعنی انویلڈ میرج اگر کنزمیٹ ہوتی ہے یعنی اگر خلوت صحیحہ سے ہو گزرتے ہیں میاں بیوی تو کیا قوانین ان پر لاگو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے if a child is born before separation or within 2 years after separation then its race is established، یعنی اگر کوئی چائلڈ ان کو بورن ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے سپریشن سے پہلے یا نکاح کے 2 سال کے اندر تب اس کی نسل قائم ہو جائے گی، اس کا ریس اسٹیبلش ہوگا، کہتے ہیں نسب قائم ہو جائے گا یعنی اس کو باپ کا نام دیا جائے گا۔ پروہیبیشن ڈیو ٹو ایفیلیشن ول بی اسٹیبلشڈ، یعنی سسرالی رشتے اس پر حرام ہو جائیں گے۔ پیمنٹ آف کسٹمری ڈوور جس کو مہر المثل کہتے ہیں اور ڈوور یعنی ایک عام مہر از obligatory on the husband، شوہر کے لیے یہ فرض ہو جائے گا کہ وہ بیوی کو مہر ادا کرے یا کم از کم مہر المثل ادا کرے، یعنی ایسا مہر جو اس عورت کے خاندان میں کسٹمری ہے یعنی جس کا رواج ہے۔ If no dower is fixed at the time of marriage then the husband has to pay customary dower، اگر نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا تو ہسبینڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسٹمری ڈوور یعنی مہر المثل اپنی بیوی کو ادا کرے۔ The man and woman should depart from each other، جب یہ بات سمجھ میں آئے کہ نکاح فاسد تھا تو میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ڈپارٹ کریں، سپریٹ ہو جائیں یا کسی قاضی کے پاس جائیں اور وہ نکاح کو فسخ کرے یعنی میرج کو ڈیزالو کرے۔ After dissolution of marriage and separation probation shall be observed، نکاح کے فسخ ہونے کے بعد بیوی پر ضروری ہے کہ وہ عدت کے دن گزارے، اور ایسے نکاح کی سچویشن میں اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی اس کی میراث کی حقدار نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں تیسری کیٹیگری نکاح کی جو کہ ویلڈ میرج کہلاتی ہے، لیکن اس میں بھی کلاسیفیکیشن ہے، نکاح صحیح کی بھی قسمیں ہیں۔ The valid marriage is further classified into 4 categories، یعنی نکاح صحیح کی جملہ 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے valid but postponed marriage، یعنی نکاح صحیح موقوف۔ دوسرا ہے valid and implemented marriage، یعنی نکاح صحیح نافذ۔ دونوں میں اتنا فرق ہے کہ کسی شرط کے نہ ہونے پر نکاح پوسٹپون کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ شرط پوری نہ ہو جائے، اگر وہ شرط پہلے سے ہی پوری ہوتی ہے تو نکاح امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، یعنی شرط پوری نہ ہو تو موقوف ہے، شرط پوری ہو جائے تو نافذ ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے ویلڈ اینڈ بائنڈنگ میرج، یعنی نکاح صحیح لازم، اور چوتھی ہے ویلڈ اینڈ نان بائنڈنگ میرج، یعنی نکاح صحیح غیر لازم۔ ان کی تفصیل دیکھتے ہیں۔
यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ कंपैरिजन दिया गया है द वैलिड बट पोस्टपोन और इम्पोज मैरिज का, यानी निकाह सही मौकूफ क्या है और निकाह सही नाफिज क्या है। देखें, if the following conditions are satisfied then the marriage is called valid and imposed। अगर ये शराइत पूरे होते हैं तो निकाह को वैलिड एंड इम्पोज्ड कहेंगे, यानी निकाह सही नाफिज, यानी निकाह सही भी होगा और नाफिज भी होगा। अदरवाइज इट इज ट्रीटेड एज वैलिड बट पोस्टपोन। अगर ये शराइत पूरे ना हो तो निकाह सही तो होगा लेकिन मौकूफ होगा, कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन हो जाएगा जब तक कि उसकी शर्त पूरी ना हो जाए। देखिए, if a man and a woman themselves perform the process of proposing and accepting or assigns an agent, then it is mandatory that the agent, man and women, all are sane and adult। यानी अगर कोई मुसलमान आदमी प्रपोज करता है और कोई मुसलमान औरत उस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और इस सिलसिले में वकील भी रखते हैं वो, तब ये ज़रूरी है कि वो आदमी, वो औरत और वो वकील तीनों भी आकिल हों, यानी सेन हों, समझ बूझ रखते हूँ, एंड एडल्ट, बालिग भी हूँ। इफ अ माइनर बॉय और माइनर गर्ल performs the process of proposing and accepting, then the validity of marriage is postponed till the consent of the guardian is confirmed। यानी एक माइनर बॉय, एक नाबालिग लड़का या एक नाबालिग लड़की, ये दोनों प्रपोज और एक्सेप्ट करने का प्रोसेस करते हैं, तब निकाह सही तो होगा लेकिन उस वक्त तक के लिए पोस्टपोन होगा जब तक कि उनका वली यानी उनका गार्डियन उसको कंफर्म ना करे, उसकी इजाज़त ना दे। इफ़ द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म बाय अ गार्डियन ऑफ लोअर हायरार्की, जिसको वली अहद कहते हैं, दूर का वली, देन द मैरिज वैलिडिटी डिपेंड्स ऑन द कंसेंट ऑफ गार्डियन हु इज द नियरेस्ट इन हायरार्की, जिसको वली अकरब कहते हैं। यानी एक लड़का और एक लड़की जो कि बालिग हैं, सेन हैं, उनका निकाह हो रहा है, लेकिन निकाह के मौके पर जो वली मौजूद है वो दूर का है, लोअर हायरार्की का है, जबकि उनकी जिंदगी में वली अकरब मौजूद है यानी करीब का वली मौजूद है। तब ये जरूरी होगा कि जो करीब का वली है वो आए और इस निकाह की इजाजत दे। मिसाल के तौर पर बाप अगर मौजूद हो लेकिन निकाह के वक्त चाचा ने वली का हक अदा किया, वली की जिम्मेदारी पूरी की, तो वो जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, बाप का इंतजार करना पड़ेगा और बाप की कंसेंट यानी रजामंदी लेना पड़ेगा। If the agent has crossed the limits of authority given to him regarding marriage, then the validity of the marriage is postponed till the subject मोकिल shows his or her consent। यानी कोई आदमी और औरत ने किसी वकील या किसी एजेंट को उनके निकाह के सिलसिले में मुकर्रर किया था, लेकिन वो एजेंट अपने हुदूद को पार करता है, तो उस मैरिज को एक्सेप्ट करना या पोस्टपोन करना ये डिपेंड करता है उस लड़के या उस लड़की की रजामंदी पर। अब देखते हैं निकाह सही के बाकी के दो किस्में, निकाह सही लाजिम और निकाह सही गैर लाजिम, यानी द वैलिड बाइंडिंग मैरिज और द वैलिड नॉन बाइंडिंग मैरिज। यानी मैरिज सही होने के बावजूद भी लाजिम भी हो सकती है और गैर लाजिम भी हो सकती है, बाइंडिंग भी हो सकती है, नॉन बाइंडिंग भी हो सकती है। द वैलिड एंड बाइंडिंग मैरिज, निकाह सही लाजिम मीन्स अ मैरिज इन विच neither the spouses nor their guardians can dissolve the marriage, and if the right of dissolution exists with them, then such a marriage is termed as valid but non-binding marriage। निकाह सही गैर लाजिम, यानी निकाह को फस्ख अगर कराना हो, निकाह को अगर डिसॉल्व कराना हो तो उसके लिए चंद शराइत पूरे करने होते हैं। यानी निकाह सही हुआ लेकिन उनमें अगर कोई ऐसी शर्त पाई जाती है जिससे निकाह को डिसॉल्व करना परमिटेड है, तो ये निकाह सही गैर लाजिम कहलाएगा। और अगर निकाह सही हुआ है लेकिन कोई ऐसी बात उसमें नहीं पाई जाती जिससे निकाह को डिसॉल्व करने का यानी निकाह को फस्ख करने का कोई फैक्टर मौजूद हो, कोई वजह मौजूद हो, तब निकाह सही लाजिम हो जाएगा यानी बाइंडिंग हो जाएगा। If marriage of a minor girl or a minor boy is arranged by the father or paternal grandfather, or if marriage of an insane is arranged by the father or the grandfather, then the marriage is considered binding। यानी अगर नाबालिग लड़की या कोई नाबालिग लड़के का निकाह उसका बाप करता है या उसका दादा करता है, या अगर लड़का या लड़की इंसेन हो यानी मजनू हो, पागल हो और उनका निकाह बाप या दादा करता है, तब ऐसा निकाह बाइंडिंग कहलाता है यानी लाजिम है, निकाह सही लाजिम है। इफ मैरिज ऑफ द अबव स्टेटेड पार्टीज इज कंडक्टेड बाय एनी गार्डियन अदर देन द फादर एंड ग्रैंडफादर, देन द मैरिज इज कंसिडर्ड एज नॉन बाइंडिंग यानी गैर लाजिम। यानी अगर
लड़का या लड़की नाबालिग हों और उनका निकाह एक ऐसा वली करता है जो ना बाप है ना ही दादा है, तब ऐसा निकाह सही तो होगा लेकिन गैर लाजिम रहेगा, नॉन बाइंडिंग रहेगा। इन दिस केस द गर्ल एंड बॉय कैन डिसॉल्व देयर मैरिज आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। ऐसी सूरत में लड़का और लड़की बालिग होने पर इस निकाह को काजी के पास जाकर डिसॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और सूरत है कि अगर बाप दादा ने माइनर बेटे या बेटी की शादी की और बाप दादा अपने खराब किरदार के लिए, अपनी शरपसंदी के लिए मशहूर हों, तब भी ये निकाह नॉन बाइंडिंग होगा। लड़का या लड़की बालिग होने पर काजी के पास जाकर या काजी को अप्रोच करके इस निकाह को डिसॉल्व करा सकते हैं। मजीद तफसील देखें बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग मैरिज की। इफ एन एडल्ट गर्ल यानी बालिग लड़की हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विद अ कंपैटिबल ग्रूम ऑन कस्टमरी डोवर विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्डियन देन द मैरिज इज बाइंडिंग। यानी कोई बालिग लड़की निकाह का मुआहदा करती है कस्टमरी डोवर पे यानी महरुल मिसल पर बगैर अपने वली की इजाजत के, तब ये मैरिज बाइंडिंग है यानी लाजिम है। If an adult girl enters into the contract of marriage with a compatible groom on dower lesser than customary dower without the consent of guardian, then the guardian can instruct the groom for payment of customary dower। यानी कोई बालिग लड़की निकाह का मुआहदा करती है किसी लड़के के साथ और वो compatible भी है यानी बराबरी का भी है, लेकिन महरुल मिसल से कम है और ये निकाह वो अपने वली की इजाजत के बगैर करती है, तब वली को यह हक है कि उस लड़के को हुक्म दे कि महरुल मिसल अदा करे। If the husband is not willing to pay customary dower, then the guardian can ask a qazi to dissolve the marriage। अगर उस लड़की का हस्बैंड कस्टमरी डोवर यानी महरुल मिसल देने से इनकार करता है, तब गार्डियन को हक होता है कि वो काजी को अप्रोच करे और निकाह को डिसॉल्व करने की रिक्वेस्ट उस काजी के सामने रखे। Also if there is no deceit regarding compatibility, then the marriage is binding। यानी अगर वो लड़की एक कंपैटिबल लड़के से निकाह करती है, तब महरुल मिसल ना भी हो फिर भी ये निकाह लाजिम रहेगा, उसको डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। यहाँ इंस्ट्रक्शंस फॉर द वैलिड मैरिज देखते हैं, यानी निकाह सही का हुक्म। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड फॉर द वैलिड मैरिज, यानी अगर मैरिज वैलिड है तो ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना रहेगा। If the wife is obedient and sincere, then her maintenance is a must on her husband। यानी अगर बीवी वफादार हो तो शोहर पर फर्ज है कि उसके नान और नफका का इंतजाम करे, उसके मेंटेनेंस का इंतजाम करे। कॉन्जुगल रिलेशन यानी अज़वाजी ताल्लुक इज लीगल, मोर ओवर दे आर सपोज टू केयर फॉर ईच अदर सेंटिमेंट्स। उनके लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखें। द हस्बैंड एंड वाइफ आर प्रोहिबिटेड फॉर द असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स ऑफ ईच अदर। यानी जो रिश्तों की हुर्मत हमने समझाई पहले, वो तमाम किस्म की हुर्मतें यहाँ पर लागू हो जाएंगी एक दूसरे के लिए। As long as the woman is in the contract of marriage, the husband can't marry her महरम woman। यानी जब तक कोई औरत उस आदमी के निकाह में रहेगी, उस औरत की महरम से वो आदमी निकाह नहीं कर पाएगा, यानी उसकी बहन, फूफी, खाला वगैरह से वो आदमी निकाह नहीं कर पाएगा। पेमेंट ऑफ डोवर बिकम्स अ मस्ट ऑन द हस्बैंड, यानी निकाह सही की सूरत में शौहर के लिए जरूरी हो जाएगा कि अपनी बीवी को महर अदा करे। The race of children born after 6 months of marriage will be considered that of the husband. If either of the spouses dies, being in the contract of marriage, the surviving spouse inherits from the other spouse। यानी मियाँ बीवी दोनों में से किसी एक का इंतकाल होता है, तब दूसरा उसकी मीरास में हक रखता है। If either of the spouses gifts each other, the gift cannot be retracted। यानी अगर मियाँ बीवी ने एक दूसरे को कुछ गिफ्ट दिया हो या गिफ्ट दिए हों और उसके बाद अगर उनमें अलहदगी होती हो तो वो गिफ्ट्स को वापस नहीं लिया जा सकता। The husband has the right to divorce। निकाह सही की सूरत में शौहर को हक होगा बीवी को तलाक देने का। If the wife is divorced or the husband has died being in the contract of marriage, then it is a must for her to observe probation। इन्हें अगर शौहर ने तलाक दी हो या शौहर का इंतकाल होता हो तो ऐसी दो सूरतों में भी औरत पर इद्दत फर्ज हो जाएगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।